दोस्तों नमस्कार। ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों मार्गदर्शन एनसीईआरटी श्रृंखला में आज की वीडियो में आप पढ़ेंगे 9वीं कक्षा के भूगोल समकालीन भारत भाग 1 का अध्याय 3 अपवाह। दोस्तों इस अध्याय में आप जानेंगे भारत में अपवाह तंत्र के बारे में, प्रमुख नदी तंत्र और झीलों के बारे में, प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ और जो मैदानी भाग की नदियाँ हैं उनके बारे में। इसके अलावा नदियों का अर्थव्यवस्था में क्या योगदान होता है, इन सब के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं आज का अध्याय 3 अपवाह। दोस्तों अपवाह शब्द एक क्षेत्र के नदी तंत्रों की व्याख्या करता है। अपवाह का आशय जो होता है एक क्षेत्र के रिवर सिस्टम से इसका अर्थ लिया जाता है। भारत के भौतिक मानचित्र को जब आप देखते हैं तो आप पाएंगे कि विभिन्न दिशाओं से छोटी छोटी धाराएं आकर एक साथ मिल जाती हैं और एक मुख्य नदी का निर्माण करती हैं और अंत में इसका निकास किसी बड़े जलाशय जैसे झील या समुद्र या महासागर में हो जाता है। और एक नदी तंत्र द्वारा जिस क्षेत्र का जल प्रवाहित होता है उसे एक अपवाह द्रोणी कहते हैं। मानचित्र का अवलोकन करने पर यह भी पता चलता है कि कोई भी ऊंचा क्षेत्र जैसे पर्वत या उच्च भूमि या पठार या दो पड़ोसी अपवाह द्रोणियों को एक दूसरे से अलग करती हैं और इस प्रकार की उच्च भूमि को जल विभाजक कहा जाता है। यहाँ पर देखिए इस चित्र में एक धारा है, धारा अ, और दूसरी धारा ब, जो ये धारा में प्रवाहित हो रही है। और यहाँ पर एक ऊंचा पर्वत क्षेत्र या पठारी भाग जो कि दो धाराओं को एक दूसरे से अलग करता है उसे जल विभाजक कहा जाता है। दोस्तों क्या आपको पता है कि विश्व की सबसे बड़ी अपवाह द्रोणी अमेजन नदी है? तो सबसे बड़ी नदी बेसिन जो है वो अमेजन नदी बेसिन है। और आपको ये जानकारी करना है कि भारत में किस नदी की अपवाह द्रोणी सबसे बड़ी है, तो इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि दुनिया की सबसे बड़ी अपवाह द्रोणी या अपवाह बेसिन अमेजन नदी की है और भारत में किस नदी की अपवाह द्रोणी सबसे बड़ी है। दोस्तों भारत में अपवाह तंत्र के बारे में आइए जानते हैं। भारत के अपवाह तंत्र का नियंत्रण मुख्यतः भौगोलिक आकृतियों द्वारा होता है और इस आधार पर भारतीय नदियों को दो मुख्य वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। पहले प्रकार का हिमालयी नदियां हैं, हिमालय की नदियां हैं, और दूसरी प्रायद्वीपीय नदियां हैं। दोस्तों भारत के दो मुख्य भौगोलिक क्षेत्रों से उत्पन्न होने के कारण हिमालय और प्रायद्वीपीय नदियां एक दूसरे से अलग हैं। हिमालय की जो नदियां हैं, अधिकतर नदियां वो 12मासी हैं, यानी हमेशा इसमें पानी बहता है और इनमें वर्ष भर पानी भरता रहता है, बहता रहता है, क्योंकि इन्हें वर्षा के अतिरिक्त ऊंचे पर्वतों से पिघलने वाले हिम के द्वारा भी जल प्राप्त होता है। और हिमालय की दो मुख्य नदियां सिंधु और ब्रह्मपुत्र इस पर्वतीय श्रृंखला के ऊपरी भाग से निकलती हैं। इन नदियों ने पर्वतों को काटकर गार्ज या खड्ड का निर्माण किया है और हिमालय की नदियां अपने उत्पत्ति के स्थान से लेकर समुद्र तक के लंबे रास्ते को तय करती हैं और ये अपने मार्ग के ऊपरी भागों में तीव्र अपरदन क्रिया जो है वो संचालित करती हैं। तीव्र अपरदन क्रिया से करती हैं और अपने साथ भारी मात्रा में सिल्ट यानी गाद और बालू का संवहन करती हैं। मध्य और निचले भाग जो हैं वहाँ पर ये नदियाँ विसर्प, गोखुर झील और अपने बाढ़ वाले मैदानों में बहुत से अन्य निक्षेपण आकृतियों का निर्माण करती हैं और ये पूर्ण विकसित डेल्टाओं का भी निर्माण करती हैं। तो यहाँ पर देखिए नदी की विभिन्न अवस्थाएं इस चित्र में आपको दिखाया गया है। देखिए एक ऊंचा स्थान है जो कि नदी का स्रोत है, जहाँ से नदी निकलती है और ये नदी का ऊपरी भाग है। उसके बाद ये जो मध्य भाग है नदी का, मध्य भाग से बहते हुए यहाँ पर मध्य भाग में देखिए ये विसर्प या टेढ़ा मेढ़ा आकार निर्माण कर रही हैं। इसके अलावा जो निचला भाग है, मैदानी भाग है, यहाँ पर गोखुर झील, देखिए यहाँ पर ये गोखुर झील का निर्माण कर रही है और अंत में जो है सागर या झील से मिलते समय यहाँ पर डेल्टा का निर्माण करती है। तो ये आपने हिमालयी नदियों के बारे में या नदी की विभिन्न अवस्थाओं के बारे में जाना। इसके अलावा जो प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं ये मौसमी हैं, यानी ये सदावाहिनी या वर्ष भर 12मासी नहीं होती हैं। इनका प्रवाह वर्षा पर निर्भर होता है और शुष्क मौसम में बड़ी नदियों का जल भी घटकर छोटी छोटी धाराओं में बहने लगता है। हिमालय की नदियों की तुलना में प्रायद्वीपीय नदियों की लंबाई भी कम है और ये छिछली होती हैं। फिर भी इनमें से कुछ
केंद्रीय उच्च भूमि से निकलती हैं और पश्चिम की तरफ बहती हैं। इसमें नर्मदा और ताप्ती, देखिए नर्मदा और ताप्ती नदियां प्रमुख हैं जो केंद्रीय उच्च भूमि से निकलकर पश्चिम की तरफ बहती हैं, यानी अरब सागर में बहती हैं। दोस्तों, प्रायद्वीपीय भारत की अधिकतर नदियां पश्चिमी घाट से निकलती हैं और बंगाल की खाड़ी की तरफ बहती हैं। अब आइए विस्तार में थोड़ा सा हिमालय की नदियों के बारे में जानते हैं। दोस्तों, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र ये हिमालय से निकलने वाली प्रमुख नदियां हैं। ये नदियां लंबी हैं और अनेक महत्वपूर्ण एवं जो है बड़ी सहायक नदियां आकर इसमें मिलती हैं। किसी नदी तथा उसकी सहायक नदियों को नदी तंत्र या रिवर सिस्टम कहा जाता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं सिंधु रिवर सिस्टम के बारे में, सिंधु नदी तंत्र या इंडस रिवर सिस्टम के बारे में। दोस्तों, सिंधु नदी का उद्गम कहाँ है, तो आप जानते हैं सिंधु नदी का उद्गम मानसरोवर झील के निकट तिब्बत में है और पश्चिम की ओर बहती हुई यह नदी भारत में लद्दाख से प्रवेश करती है और इस भाग में यह बहुत ही सुंदर दर्शनीय गार्ज का निर्माण करती है। इस क्षेत्र में बहुत सी सहायक नदियां जैसे जास्कर, नुब्रा, श्योक और हुंजा इस नदी में मिल जाती हैं और सिंधु नदी बलूचिस्तान तथा गिलगिट से बहते हुए अटक में पर्वतीय प्रदेश से बाहर निकलती है। सतलज, ब्यास, रावी, चेनाब और झेलम आपस में मिलकर पाकिस्तान में मिठान कोट के पास सिंधु नदी में मिल जाती हैं। इसके बाद यह नदी दक्षिण की तरफ बहती है और अंत में कराची से पूर्व की ओर अरब सागर में मिल जाती है। दोस्तों, सिंधु नदी के मैदान का ढाल जो है बहुत धीमा है और सिंधु द्रोणी या सिंधु बेसिन को 1/3 से अधिक भाग भारत के जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल और पंजाब में और शेष भाग पाकिस्तान में पड़ता है। दोस्तों, 2900 किलोमीटर लंबी सिंधु नदी दुनिया की सबसे लंबी नदियों में से एक है। क्या आपको जानकारी है कि सिंधु जल समझौता इस संधि के अनुच्छेद यानी 1960 के अनुसार भारत इस नदी प्रक्रम के संपूर्ण जल का केवल 20% भाग जल का उपयोग कर सकता है और इस जल का उपयोग हम पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के दक्षिण पश्चिम भागों में सिंचाई के लिए करते हैं। तो सिंधु नदी तंत्र के जानकारी के बाद आइए जानते हैं दूसरा महत्वपूर्ण नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र। दोस्तों, गंगा की मुख्य धारा भागीरथी है जो गंगोत्री हिमानी से निकलती है और अलकनंदा उत्तराखंड के देवप्रयाग में इस नदी से मिल जाती है। हरिद्वार के पास गंगा पर्वतीय भाग को छोड़कर मैदानी भाग में प्रवेश करती है और हिमालय से निकलने वाली बहुत सी नदियां आकर गंगा में मिलती हैं। इनमें से कुछ प्रमुख नदियां हैं, यानी गंगा की सहायक नदियां यमुना, घाघरा, गंडक और कोसी। यमुना नदी हिमालय के यमुनोत्री हिमानी से निकलती है और यह गंगा के दाहिने किनारे के समानांतर बहती है और इलाहाबाद में गंगा में मिल जाती है। दोस्तों, घाघरा, गंडक और कोसी नेपाल हिमालय से निकलती हैं और इसके कारण प्रत्येक वर्ष उत्तरी मैदान के कुछ हिस्से में बाढ़ भी आती है। इससे बड़े पैमाने पर जान माल का नुकसान होता है, लेकिन ये वे नदियां हैं जो मिट्टी को उपजाऊपन प्रदान करती हैं और भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाकर इसे कृषि योग्य भूमि बना देती हैं। दोस्तों, प्रायद्वीपीय उच्च भूमि से आने वाली मुख्य सहायक नदियां चंबल, बेतवा और सोन हैं। तो यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए तो गंगा नदी तंत्र में प्रायद्वीपीय उच्च भूमि से आने वाली गंगा की प्रमुख सहायक नदियां चंबल, बेतवा और सोन हैं। ये अर्धशुष्क क्षेत्रों से निकलती हैं और इनकी लंबाई कम और इनमें पानी की मात्रा भी कम होती है। दोस्तों, बाएं और दाहिने किनारे की सहायक नदियों के जल से परिपूर्ण होकर गंगा पूरब दिशा में पश्चिम बंगाल के फरक्का तक बहती है। यह गंगा डेल्टा का सबसे उत्तरी बिंदु है। यहाँ नदी दो भागों में बंट जाती है। भागीरथी हुगली, जो इसकी एक वितरिका है, दक्षिण की तरफ बहती है और डेल्टा के मैदान से होते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। मुख्य धारा जो है दक्षिण की ओर बहती हुई बांग्लादेश में प्रवेश करती है और यहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी इससे आकर मिल जाती है और अंतिम चरण में गंगा और ब्रह्मपुत्र समुद्र में विलीन होने से पहले मेघना के नाम से जानी जाती है। दोस्तों, गंगा और ब्रह्मपुत्र के जल वाली यह बृहद नदी बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है और इन नदियों द्वारा बनाए गए डेल्टा को सुंदरवन डेल्टा के नाम से जाना जाता है।
सुंदरबन डेल्टा दोस्तों, सुंदरबन डेल्टा का नाम सुंदरबन डेल्टा क्यों पड़ा है? तो दोस्तों सुंदरबन डेल्टा का नाम वहाँ पाए जाने वाले सुंदरी वृक्षों से लिया गया है। दुनिया में सबसे बड़ा और तेजी से वृद्धि करने वाला डेल्टा सुंदरबन डेल्टा है। यहाँ रॉयल बंगाल टाइगर भी पाए जाते हैं। दोस्तों गंगा के संरक्षण और इसके जो है विकास के लिए, इसके साफ सफाई के लिए नमामि गंगे परियोजना चलाई गई है। यह गंगा के एकीकृत संरक्षण के लिए चलाया गया एक मिशन है। इसमें राष्ट्रीय नदी गंगा से संबंधित 2 उद्देश्यों जैसे प्रदूषण के प्रभाव को कम करना और संरक्षण और कायाकल्प को पूरा किया जाना है नमामि गंगे प्रोजेक्ट के अंतर्गत। दोस्तों गंगा नदी की लंबाई जो है वो 2500 किलोमीटर से अधिक है और गंगा नदी का अफवाह तंत्र जो है बहुत ही विशाल है। ये कई राज्यों से होकर बहता है। दोस्तों अंबाला नगर सिंधु तथा गंगा नदी तंत्रों के बीच एक जल विभाजक पर स्थित है। अंबाला से सुंदरवन तक के मैदान की लंबाई 1800 किलोमीटर है, लेकिन इसके ढाल में गिरावट मुश्किल से 300 मीटर है। दूसरे शब्दों में प्रति 6 किलोमीटर की दूरी पर ढाल में गिरावट केवल 1 मीटर है। इसलिए इन नदियों में अनेक बड़े बड़े विसर्प बनते हैं। अब आइए देखते हैं दोस्तों तीसरा महत्वपूर्ण हिमालयी नदियों में ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत की मानसरोवर झील के पूरब और सिंधु और सतलज के स्रोतों के काफ़ी नज़दीक से निकलती है। ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई सिंधु से कुछ अधिक है, लेकिन इसका अधिकतर भाग या अधिकतर मार्ग भारत से बाहर स्थित है। यह हिमालय के समानांतर पूरब की ओर बहती है। नामचा बरवा शिखर जिसकी की ऊंचाई 7757 मीटर है, इसके पास पहुंचकर यह अंग्रेजी के यू अक्षर जैसा मोड़ बनाकर भारत में अरुणाचल प्रदेश में गार्ज के माध्यम से प्रवेश करती है। यहाँ इसे दिहांग के नाम से जाना जाता है और दिबांग, लोहित, केनुला और दूसरी सहायक नदियाँ इससे मिलकर असम में ब्रह्मपुत्र नदी का निर्माण करती हैं। दोस्तों ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो के नाम से और बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। तो आइए सबसे पहले यहाँ पर इस मानचित्र के माध्यम से प्रमुख नदियों और झीलों के बारे में जानते हैं। भारत की प्रमुख नदियाँ और झीलें, तो यहाँ पर देखिए आप, जो सिंधु नदी के बारे में हम बात कर रहे हैं, यहाँ तिब्बत से इसका उद्गम है सिंधु नदी, जो देखिए जम्मू कश्मीर में बहते हुए ये पाकिस्तान में चली जाती है और फिर झेलम, चिनाब, रावी, सतलज और ब्यास नदियों में मिलकर ये अंत में अरब सागर में गिर जाती है। इस प्रकार जो दूसरा महत्वपूर्ण नदी तंत्र है गंगा नदी, यहाँ पर देखिए ये गंगा नदी गंगोत्री हिमालय से, गंगोत्री हिमनद से निकलती है। यमुना इसकी सहायक नदी है। इसके अलावा चंबल, बेतवा नदियाँ यमुना की सहायक नदियों होते हुए ये जो है सोन नदी, ये सब गंगा में मिल जाती हैं और गंगा अंत में बांग्लादेश से होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। यहाँ पर तीसरा जो नदी तंत्र है ब्रह्मपुत्र, तो देखिए यहाँ पर ब्रह्मपुत्र को सांगपो कहा जाता है। दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो तिब्बत में कहा जाता है। तो जब ये देखिए सिंधु नदी का उद्गम और ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम बहुत ही नज़दीक स्थित है। ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय के समानांतर ऐसे बहते हुए अरुणाचल प्रदेश में एक यू आकार का गार्ज बनाते हुए यहाँ पर भारत में प्रवेश करती है। दिहांग और लोहित नदियाँ इसकी सहायक नदियाँ हैं और ये यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जानी जाती है और फिर अंत में ये बांग्लादेश में गंगा नदी से मिल जाती है और यहाँ पर एक विशाल जो है डेल्टा का निर्माण होता है जिसे कि सुंदरबन डेल्टा कहा जाता है। इसके अलावा दोस्तों सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के अलावा कई झीलें हैं, जैसे राजस्थान में सांभर नमक झील है, राणा प्रताप सागर झील है, गांधी सागर झील है, गोविंद बल्लभ पंत सागर है। तो ये सारे झीलें भी हैं। इसके अलावा यहाँ पर देखिए उड़ीसा में एक महत्वपूर्ण चिल्का झील है और अन्य नदियाँ देखिए यहाँ मध्य उच्च भूमि से नर्मदा और ताप्ती नदियाँ निकलती हैं जो अरब सागर में गिर जाती हैं। इसके अलावा पश्चिमी घाट से निकलने वाली नदियाँ हैं, यहाँ पर गोदावरी नदी है, ये देखिए गोदावरी नदी, कृष्णा नदी और तुंगभद्रा नदी। इसके अलावा दोस्तों
यहाँ पर देखिए कृष्णराज सागर झील स्थित है। फिर यहाँ पर दक्षिण में, एकदम दक्षिण में कावेरी नदी है और केरल में वेम्बनाड झील यहाँ पर स्थित है। पुलिकट झील यहाँ पर स्थित है। देखिए पुलिकट झील का स्थल ये है। तो आपने मोटे तौर पे यहाँ पे भारत की नदियों के बारे में जान लिया है और उनकी अवस्थिति देख ली है। और हिमालयी नदी तंत्र जैसे गंगा नदी तंत्र, सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में आप पढ़ रहे हैं। दोस्तों तिब्बत जो है एक शुष्क और शीत और शुष्क क्षेत्र है और यहाँ पर इस नदी में जल और सिल्ट की मात्रा बहुत कम होती है। भारत में यह उच्च वर्षा वाले क्षेत्र से होकर गुजरती है ब्रह्मपुत्र नदी, और यहाँ नदी में जल और सिल्ट की मात्रा बढ़ जाती है। असम में ब्रह्मपुत्र अनेक धाराओं में बहकर एक गुम्फित नदी के रूप में बहती है और बहुत से नदी द्वीपों का निर्माण करती है। दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा एक द्वीप बनाया गया है जो कि दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, जिसको माजुली द्वीप कहा जाता है, और माजुली को असम की सांस्कृतिक राजधानी भी कहा जाता है। दोस्तों प्रत्येक वर्ष वर्षा ऋतु में जो ब्रह्मपुत्र नदी है अपने किनारों से ऊपर बहने लगती है और बाढ़ के द्वारा असम में और बांग्लादेश में जान माल की बहुत अधिक क्षति पहुंचाती है। उत्तर भारत की अन्य नदियों के विपरीत ब्रह्मपुत्र नदी में सिल्ट निक्षेपण की मात्रा बहुत अधिक होती है और इसके कारण नदी की सतह बढ़ जाती है और बार बार अपनी धारा के मार्ग में परिवर्तन करती है। तो हिमालयी नदियों के अध्ययन के बाद आइए जानते हैं प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में। दोस्तों प्रायद्वीपीय भारत में मुख्य जल विभाजक का निर्माण पश्चिमी घाट द्वारा होता है, जो पश्चिमी तट के निकट उत्तर से दक्षिण की ओर स्थित है। और प्रायद्वीपीय भारत की अधिकतर मुख्य नदियां महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सब पूर्व की ओर बहती हैं और बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ये नदियां अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती हैं और पश्चिमी घाट से पश्चिम में बहने वाली अनेक छोटी धाराएं हैं। नर्मदा और तापी दो बड़ी नदियां हैं जो कि पश्चिम की तरफ बहती हैं और ये ज्वार नदमुख या एक्स्चुअरीज का निर्माण करती हैं, यानी नर्मदा और ताप्ती नदियां ये डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। प्रायद्वीपीय नदियों की अपवाह द्रोणियां आकार में अपेक्षाकृत छोटी हैं। आइए प्रमुख नदी द्रोणियों के बारे में जानते हैं। तो नर्मदा द्रोणी, दोस्तों नर्मदा का उद्गम मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी के निकट है। यह पश्चिम की ओर एक भ्रंश घाटी में बहती है और समुद्र तक पहुंचने के क्रम में यह नदी बहुत ही दर्शनीय स्थलों का निर्माण करती है। जबलपुर के निकट संगमरमर के शैलों में यह नदी गहरे गार जैसे बहती है और जहां यह नदी तीव्र ढाल से गिरती है वहां धुआंधार प्रपात का निर्माण करती है। इसके अलावा नर्मदा की सभी सहायक नदियां बहुत छोटी हैं। इनमें से अधिकतर समकोण पर मुख्य धारा में मिलती हैं। नर्मदा द्रोणी मध्य प्रदेश और गुजरात के कुछ भागों में विस्तृत है। दोस्तों आपको जानकारी होनी चाहिए कि नर्मदा नदी के संरक्षण के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा नमामि देवी नर्मदे नाम की एक योजना प्रारंभ की गई है और आप इसके बारे में अधिक जानकारी नमामि देवी namamitevnarmade.mp.gov.in से भी प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण द्रोणी प्रायद्वीपीय नदियों में तापी द्रोणी है। तापी को ताप्ती भी कहा जाता है। दोस्तों तापी का उद्गम मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में सतपुड़ा पर्वत श्रृंखलाओं से है। यह नदी नर्मदा के समानांतर एक भ्रंश घाटी में बहती है, लेकिन इसकी लंबाई बहुत कम है। इसकी द्रोणी मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र में है। अरब सागर और पश्चिमी घाट के बीच का तटीय मैदान बहुत अधिक संकीर्ण है, इसलिए तटीय नदियों की लंबाई बहुत कम है। पश्चिम की ओर बहने वाली मुख्य नदियां साबरमती, माही, भारत पूजा तथा पेरियार हैं। दोस्तों ये आपको बताना है, साबरमती जैसे गुजरात में, माही भी गुजरात में, भारत पूजा और पेरियार नदियां कहाँ बहती हैं आपको बताना है। तीसरी महत्वपूर्ण द्रोणी प्रायद्वीपीय द्रोणियों में गोदावरी द्रोणी है। गोदावरी दोस्तों सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है। यह महाराष्ट्र के नासिक जिले में पश्चिम घाट के ढालों से निकलती है। इसकी लंबाई लगभग 1500 किलोमीटर है। यह बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है और प्रायद्वीपीय नदियों में इसका अपवाह तंत्र सबसे बड़ा है।
दोस्तों महानदी द्रोणी जो है महाराष्ट्र नदी द्रोणी का 50% भाग है। ये मध्य प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में स्थित है। गोदावरी की अनेक सहायक नदियां हैं जैसे पूर्णा, वर्धा, प्राणहिता, मंजरा, वेनगंगा और पेनगंगा। दोस्तों इनमें से अंतिम 3 सहायक नदियां जैसे मंजरा, वेनगंगा और पेनगंगा बहुत बड़ी हैं और बड़े आकार और विस्तार के कारण इसे दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। तो एक प्रश्न आपको मिल गया, गोदावरी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। अगला महत्वपूर्ण नदी तंत्र या नदी द्रोणी है महानदी द्रोणी। तो महानदी का उद्गम दोस्तों छत्तीसगढ़ की उच्च भूमि है और यह उड़ीसा से बहते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इस नदी की लंबाई 860 किलोमीटर है और इसकी अपवाह द्रोणी महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा में है। दोस्तों महानदी द्रोणी के बाद आइए जानते हैं कृष्णा द्रोणी। तो महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट में महाबलेश्वर के निकट एक स्रोत से निकलकर कृष्णा नदी लगभग 1400 किलोमीटर बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तुंगभद्रा, कोयना, घाट प्रभा, मूसी और भीमा कृष्णा की प्रमुख सहायक नदियां हैं और इसकी द्रोणी महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में फैली हुई है। कृष्णा द्रोणी के बाद आइए जानते हैं कावेरी द्रोणी के बाद। दोस्तों कावेरी पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिरी श्रृंखला से निकलती है और तमिलनाडु से कुडलूर के दक्षिण में बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। कावेरी नदी की कुल लंबाई 760 किलोमीटर है और कावेरी की प्रमुख सहायक नदियां अमरावती, भवानी, हेमावती और काबिनी हैं। इसकी द्रोणी तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में फैली हुई है। दोस्तों भारत में दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात कावेरी नदी बनाती है। इसे शिव समुद्रम के नाम से जाना जाता है। प्रपात द्वारा उत्पादित विद्युत मैसूर, बंगलौर और कोलार स्वर्ण क्षेत्र को प्रदान किया जाता है। दोस्तों आपको बताना है कि भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है। ये आपके लिए आप गूगल सर्च करिए या किसी अन्य स्रोत से जानकारी लीजिए। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात या वाटरफॉल कौन सा है। दोस्तों इन बड़ी नदियों के अतिरिक्त कुछ छोटी नदियां भी हैं जो पूरब की तरफ बहती हैं। दामोदर, ब्राह्मणी, वैतरणी और सुवर्णरेखा इसके कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। दोस्तों पृथ्वी के धरातल का लगभग 71% भाग जल से ढका हुआ है। तो आप जानते हैं 2/3 भाग पृथ्वी का जल से ढका हुआ है, लेकिन इस जल का 97% जल जो है लवणीय है। केवल 3% जल ही स्वच्छ जल के रूप में उपलब्ध है, जिसका 3/4 भाग हिमानी के रूप में है। यानी जो हमारे लिए उपयोग के लिए जल है वो अत्यंत ही कम मात्रा में है। नदियों के बाद आइए जानते हैं झीलों के बारे में। तो दोस्तों कश्मीर घाटी की प्रसिद्ध डल झील, नाव वाले घर और शिकारा से आप परिचित हैं, जो प्रत्येक वर्ष हजारों पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। और इसी प्रकार आप अन्य झील वाले स्थानों पर गए होंगे, वहाँ पर नौकायन, तैराकी और अन्य जलीय खेलों का आनंद आपने लिया होगा। दोस्तों कल्पना कीजिए कि अगर कश्मीर, नैनीताल और दूसरे पर्यटन स्थल पर झीलें नहीं होती तो क्या वो उतना आकर्षित करते जितना आज करते हैं। दोस्तों बिल्कुल नहीं, पर्यटकों को झीलें आकर्षित करती हैं और झीलों का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान पर्यटन में है। पर्यटकों के आकर्षण के अतिरिक्त मानव के लिए अन्य कारणों से भी झीलों का महत्व है और पृथ्वी की सतह के गर्त वाले भाग में जहां जल जमा हो जाता है उसे झील कहा जाता है। दोस्तों बड़े आकार वाली जो झीलें हैं उनको समुद्र कहा जाता है, जैसे कैस्पियन सागर, मृत सागर और अरल सागर। ये झीलें हैं लेकिन इनका आकार बहुत बड़ा है, इसलिए इनको सागर कहा जाता है। दोस्तों भारत में बहुत सारी झीलें हैं, ये एक दूसरे से आकार और लक्षणों में अलग अलग हैं। कई झीलें अस्थायी हैं और कुछ केवल वर्षा ऋतु में ही पानी होती हैं। अंतर्देशीय अपवाह वाले अर्धशुष्क क्षेत्रों की द्रोणी वाली झीलें, यहाँ पर केवल वर्षा क्षेत्र में पानी होता है। यहाँ कुछ झीलें हैं जिनका निर्माण हिमानियों और बर्फ के चादर क्रिया के फलस्वरूप हुआ है, जबकि कुछ अन्य झीलों का निर्माण वायु, नदियों और मानवीय क्रियाकलापों के कारण हुआ है। एक विसर्प नदी जो होती है बाढ़ वाले क्षेत्रों में कटकर गोखुर झील का निर्माण करती है। स्पिट और बार यानी रोधिका तटीय क्षेत्रों में लैगून का निर्माण करते हैं। चिल्का झील जो है, पुलिकट झील, कोलेरू झील, चिल्का झील, पुलिकट झील और कोलेरू झील ये लैगून झीलों के प्रमुख उदाहरण हैं। दोस्तों अंतर्देशीय भागों वाली झीलें कभी कभी मौसमी होती हैं
उदाहरण के लिए राजस्थान की सांभर झील जो एक लवण जल वाली झील है और इसके जल का उपयोग नमक के निर्माण में किया जाता है। मीठे पानी की अधिकांश झीलें जो हैं वो हिमालयी क्षेत्रों में स्थित हैं। ये हिमानी के द्वारा बनी हैं और ये तब बनी जब हिमानियों या कोई द्रोणी गहरी बनाई जो बाद में हिम पिघलने से भर गई, या किसी क्षेत्र में शिलाओं अथवा मिट्टी से हिमानी मार्ग बंध गए। इसके विपरीत जम्मू और कश्मीर की बुलर झील भूगर्भीय क्रियाओं से बनी है। ये भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी वाली प्राकृतिक झील है। डल झील, भीमताल, नैनीताल, लोकटाल, बड़ा पानी और कुछ अन्य महत्वपूर्ण पानी की भारत स्थित झीलें हैं। इसके अलावा दोस्तों जल विद्युत उत्पादन के लिए नदियों पर बांध बनाने से भी झील का निर्माण होता है, जिनको कि कृत्रिम झीलें कहते हैं। दोस्तों गुरु गोविंद सागर भाखड़ा नांगल परियोजना पर बनी हुई झील है। तो दोस्तों इसके अलावा गोविंद बल्लभ पंत सागर जो कि रिहंद बांध बनाने से उत्तर प्रदेश में बनी हुई एक मानव निर्मित झील है। दोस्तों झीलें जो है मानव के लिए बहुत अधिक लाभदायक होती हैं। एक झील जो है नदी के बहाव को सुचारू बनाने में सहायक होती है और अत्यधिक वर्षा के समय यह बाढ़ को रोकती है। सूखे के मौसम में पानी के बहाव को संतुलित करने में सहायता करती है। झीलों का प्रयोग जल विद्युत उत्पन्न करने में भी किया जाता है और ये आसपास के जलवायु को भी सामान्य बनाती हैं। जलीय पारतंत्र को संतुलित रखने में झीलों का महत्वपूर्ण स्थान है और झीलों की प्राकृतिक सुंदरता जो है पर्यटन को बढ़ाती है और इससे हमें मनोरंजन प्राप्त होता है। झीलों के महत्व के बारे में देखने के बाद आइए जानते हैं नदियों का अर्थव्यवस्था में क्या महत्व है। दोस्तों संपूर्ण मानव इतिहास में नदियां बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि जो हमारी सभ्यता है उसका प्रारंभ और विकास नदियों के किनारे हुआ है। नदियों का जल मूल प्राकृतिक संसाधन है और यह अनेक मानवीय क्रियाकलापों के लिए अनिवार्य है। दोस्तों यही कारण है कि नदियों के तट ने प्राचीन काल से ही आदिवासियों को अपनी ओर आकर्षित किया है और ये गांव अब बड़े शहरों में परिवर्तित हो चुके हैं। आप अगर जो देखें या एक बार आप अध्ययन करें तो आप पाएंगे जो बड़े शहर हैं वो नदियों के किनारे ही स्थित हैं, चाहे प्रयागराज हो, कानपुर हो, इलाहाबाद हो, ये सब शहर नदियों के किनारे विकसित हुए हैं। लेकिन दोस्तों भारत जैसे देश के लिए जहां अधिकांश जनसंख्या जीविका के लिए कृषि पर निर्भर है, वहां सिंचाई, नौ संचालन, जल विद्युत निर्माण में नदियों का महत्व बहुत अधिक बढ़ जाता है। दोस्तों राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना क्या है? तो देश में नदी सफाई कार्यक्रम का शुभारंभ 1985 में गंगा एक्शन प्लान यानी गंगा कार्रवाई प्लान के साथ आरंभ हुआ। 1995 में राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के तहत अन्य नदियों को जोड़ने के लिए गंगा कार्य योजना का विस्तार किया गया और नदियां देश में जल का प्रमुख स्रोत होती हैं। एनआरसीपी का मुख्य उद्देश्य नदियों के जल में प्रदूषण को कम करके जल की गुणवत्ता में सुधार करना है। नदी प्रदूषण या रिवर पोल्यूशन क्या होता है? दोस्तों नदी जल की घरेलू, औद्योगिक और कृषि में बढ़ती मांग के कारण इसकी गुणवत्ता प्रभावित हुई है। इसके परिणाम स्वरूप हुआ ये है कि नदियों से अधिक जल की निकासी होती जाती है, जिससे इसका आयतन घट जाता है और दूसरी ओर उद्योगों का प्रदूषित और अपरिष्कृत कचरा नदी जल में मिलता रहता है। इससे क्या होता है, जल की गुणवत्ता खराब होती है, जल जो है स्वच्छ नहीं रह जाता है, उसकी क्षमता यानी स्वच्छीकरण की क्षमता भी प्रभावित होती है। दोस्तों समुचित जल प्रवाह में गंगा का जल लगभग 20 किलोमीटर क्षेत्रफल में फैले शहरों की गंदगी को तनु करके समाहित करता है। लेकिन लगातार जो औद्योगिकरण बढ़ रहा है, शहरीकरण बढ़ रहा है, ये इस कारण गंगा जल अपने आप को जो है स्वतः संतुलित नहीं कर पाता है और ये प्रदूषण का स्तर इसमें बढ़ता जा रहा है। दोस्तों नदियों में बढ़ते प्रदूषण के कारण इनको स्वच्छ बनाने के लिए अनेक कार्य योजनाएं लागू की गई हैं और दोस्तों नदियों के प्रदूषित जल से हमारा स्वास्थ्य भी प्रभावित होता है। बिना स्वच्छ जल के मानव जीवन जो है, आप सोच नहीं सकते हैं कि बिना स्वच्छ जल के मानव जीवन किस प्रकार होगा, क्योंकि स्वच्छ जल के अभाव में हम जीवित नहीं रह सकते हैं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो 9वीं कक्षा के भूगोल का अध्याय 3 अपवाह। इसमें हमने नदियों के बारे में जाना, झीलों के बारे में जाना। इस नदियों के अध्ययन के क्रम में आपने हिमालयी नदियों और प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में
विस्तार से पढ़ा है। दोस्तों वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक है, आपके लिए 2 प्रश्न भी इस वीडियो में दिए गए हैं, उसका उत्तर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।